पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों लगातार सुर्खियां बना रही हैं। कभी वो बीजेपी पर इंडियन क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस जर्सी का भगवाकरण करने जैसा आरोप लगाती हैं, तो कभी कहती हैं कि कोलकाता में अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाता तो टीम इंडिया जीत सकती थी। यहां तक कि ममता ने एक बेहद ही अहम फैसले में कारोबारी गौतम अडानी ग्रुप को एक बड़ा झटका देते हुए ताजपुर पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। ताजपुर पोर्ट लगभग 25,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ममता ने अपनी पार्टी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के बारे में भी पहली बार खुलकर बयान दिया और कहा है कि महुआ को सदन से निष्कासित करने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन इससे महुआ की लोकप्रियता बढ़ रही है, वो बाहर भी बोलती रहेंगी। ममता की ये बेबाकी कई तरह की अटकलों को हवा दे रही है और इनमें उनकी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी भी शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज का विषय सियासी रण और ममता का दम कितना दमदार दिखता है। और तो मुकेश अंबानी जो कि भारत के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल में जो ग्लोबल बिजनेस समिट है उस दौरान ये भाषण दिया और इससे कई तरह की जो बातें हैं ममता बनर्जी की राजनीति को लेकर वो उठ रही हैं और उन पर अटकलें लग रही, उनका विश्लेषण होने लगा है। ये सवाल भी हैं हमारे दर्शकों के सामने। हम चाहते हैं कि सवाल रखें स्ट्रेट टॉक के आज के। ममता बनर्जी की जो बेबाकी है वो बीजेपी पर कितनी भारी दिखती है। एक सवाल ये भी, क्योंकि ममता बनर्जी जब बोलती हैं तब वो काफ़ी बेबाक हो जाती हैं। उन्होंने एक तो ये भी कह दिया कि पापी शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया है। और एक सवाल ये कि क्या ममता पीएम उम्मीदवारी के मापदंडों पर फिट बैठती हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता पीएम उम्मीदवारी के मापदंडों पर फिट बैठती हैं। ममता बनर्जी की जो बेबाकी है वो बीजेपी पर कितना भारी दिखती है। और ममता बनर्जी विपक्ष इंडिया गुट में क्या सबसे दमदार महिला नेता हैं, ये भी टटोला जा रहा है। वर्तमान भारत में महिला पीएम की संभावनाएं कितनी दिखती हैं, कुछ ऐसे सवाल भी विशेषज्ञ कर रहे हैं, विश्लेषण किया जा रहा है। और एक सवाल ये भी कि क्या ममता केंद्रीय नहीं बल्कि बंगाल की ही राजनीति में फिट बैठती हैं, क्योंकि जो उनकी राजनीति है वो वहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय है। पश्चिम बंगाल में लंबे अरसे से सीएम के पद पर विराजमान है। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। आइए स्ट्रेट टॉक में उनका स्वागत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और पॉलिटिकल एनालिस्ट नीलम चौधरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीलम मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। नीलम मैम, शुरुआत आपसे ही। एक महिला राजनेता और काफ़ी दमदार भाषणों के लिए जानी जाती हैं और जिस तरह से अब वो हमलावर दिखती हैं बीजेपी के प्रति, आप उनके इस बेबाकी को अभी किस तरह से आंक रही हैं? क्या आपका आकलन है, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है? देखिए नेहा, जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, इस वक्त वो भारतवर्ष में सिर्फ अकेली जो है एक महिला मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम उनका जीवन काल देखें तो उन्होंने बड़े संघर्ष से भी इस स्थान तक पहुंची हैं। मेरे ख्याल में 15-16 साल की थी जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और 1975 में तो वो जेपी की गाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। और एक बार तो जब महिला रिजर्वेशन बिल था 98 के आसपास, तो एसपी के एक एमपी थे, उनको कॉलर पकड़ के वेल से बाहर ले गई थी क्योंकि वो उसका विरोध कर रहे थे। तो वो बिल्कुल लड़ने वाली और अपने हक के लिए खड़े होने वाली नेताओं में से एक हैं। और उनकी जिंदादिली और उनका संघर्ष जो है बंगाल के लोगों ने बहुत बार सड़कों पर देखा है, जिसमें सिंगूर और नंदीग्राम जो हैं, अभी सर भी आपको उसके बारे में बताएंगे। तो एक संघर्ष से तब कर निकली हुई नेता है और जिसके आप शब्द जो अंबानी जी ने कल परसों बयान किए थे कि वे एक अग्नि कन्या है, वो वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया था, जो अपने संघर्ष से अपना एक स्थान हासिल करने वाली एक महिला नेता जब इस स्थान तक पहुंचती है। तीसरी बार लगातार उन्होंने बीजेपी को बहुत बुरी तरह से हरा के अपनी सीएमशिप कंटिन्यू की थी, तो इसलिए सभी की उम्मीदें जो है उनसे बहुत बढ़ भी जाती हैं। और रिसेंटली अगर हम देखें तो जो भी रेसलर्स, जो हमारी महिलाओं ने एक मूवमेंट किया था, आंदोलन किया था ब्रिजभूषण के अगेंस्ट, वे एक अकेली सीएम थी जिन्होंने कलकत्ता में रैली की थी, जबकि भाजपा की किसी भी महिला नेत्री ने इसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला था। तो वो बड़ी मुखर होकर महिलाओं की, किसानों की जो है जो बात है वो हमेशा सामने रखती रही हैं, मजदूरों की बात हो, तो इसीलिए वो एक जनता की नेता है और वो निश्चित तौर पर सेंटर में भी एक अच्छा स्थान की हकदार बनती हैं। जी।
तो नीलम जी कह रही हैं कि जब महिला पहलवानों ने अपनी बात, अपने शोषण की बात को लेकर एक अभियान चलाया था तो उसके समर्थन में सीएम ने रैली भी की, लेकिन उत्कर्ष सर, मैं देखती हूँ कि शुरुआत से ही महुआ मोइत्रा को उस तरह का जो उस स्तर का जो समर्थन मिलना चाहिए सीएम ममता की तरफ से वो नहीं मिल रहा था। और अटकलें ये भी लग रही थी क्योंकि सीएम ममता और महुआ मोइत्रा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, जो संबंध है वो शायद बेहतर नहीं है। लेकिन अब वो महुआ मोइत्रा के लिए भी बोल रही हैं और अब वो वर्ल्ड कप क्रिकेट के मुकाबले में किस तरह से टीम हार गई इसकी भी बात कर रही हैं। और अडानी ग्रुप को जिस कदर से एक बड़ा प्रोजेक्ट 25,000 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट अगर वो छीन लेती हैं तो फिर आप उनकी पॉलिटिक्स को और उनकी आर्थिक नीति को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए नया, ममता बनर्जी वही कर रही हैं जिसके लिए उनको जानी जाती है। वो एक हद तक आक्रामक है और उस आक्रामकता में वो कभी कोई परहेज नहीं करती, कभी अपने चेहरे पे कोई मुखौटा नहीं लगाती। आप देखिए उनकी शुरुआत की राजनीति से देखिए, जब वो कांग्रेस में थी तो लेफ्ट के अगेंस्ट एग्रेशन था, कांग्रेस छोड़ा उन्होंने तो उनके निशाने पर कांग्रेस भी आई, उसी तलखी से आई। वो एनडीए में गई तो गई, लेकिन जब एनडीए छोड़ा तो उन्होंने फिर बीजेपी के खिलाफ जितना बड़ा मोर्चा खोला, देश में शायद सबसे बड़ा मोर्चा खोला उस दौरान, जिस वक्त बीजेपी पूरे देश में सरकार के बाद, प्रदेशों में सरकार के बाद सरकार बना रही थी जी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में उसको बिल्कुल ऑन फ्रंट लड़ाई करके रोक दिया। तो ममता बनर्जी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो कई दिन तक खामोश रहेंगी किसी मसले पर। वो बोलेंगी और जब वो बोलेंगे तो फिर वो बोलेंगी, अपने तरीके से बोलेंगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उनकी तलखी छुपी नहीं है। पहले लोकसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव, उसके बाद फिर राज्य का विधानसभा चुनाव, सब में जिस तरह से ममता और नरेंद्र मोदी के बीच में संघर्ष हुआ, जिस हद तक संघर्ष हुआ, कई बार तो जमीन पर वो खूनी संघर्ष भी हुआ, जुबानी संघर्ष भी हुआ, और उसके बावजूद वो कहीं मतलब डिफेंसिव नहीं दिखाई दी। वो हमेशा चैलेंजिंग मोड में रही। खेला होबे, याद करिए आप, पैर में प्लास्टर बांध के जो सिंबलाइज किया उन्होंने, जो नारा दिया उन्होंने, वो एग्रेशन था। तो अग्नि कन्या तो वो है, और अटल जी अगर उनको ने कहा है तो वो संबोधन अनायास नहीं है। अब रह गया सवाल कि एक तरफ आप देखिए कि कांग्रेस अंबानी और अडानी को एक लाइन पे हिट करती है। ममता बनर्जी ने बहुत स्मार्ट प्ले किया। उनको पता है कि अंबानी ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच में भी अब कुछ तलखियां हैं, कुछ तनाव है, बिजनेस इंटरेस्ट ऑब्वियसली। जब आप 2 बराबर के प्लेयर, 2 बड़े प्लेयर जब एक्सपेंशन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो होता है। तो उन्होंने अंबानी के साथ तो वो मुस्कुराते हुए दिखी और एट द सेम टाइम उन्होंने अडानी को हिट भी किया। तो आज की तारीख में अडानी ग्रुप को हिट करना सीधा सीधा मैसेज है कि वो प्रधानमंत्री को और केंद्र सरकार को हिट कर रहे हैं। तो ये, लेकिन हाँ, आखिरी बात जो महत्वपूर्ण है कि ममता मोइत्रा के सवाल पर शुरुआत में बिल्कुल खामोश नहीं, लेकिन अब जब वो बोलने लगी हैं तो वो जहां तक उन्होंने बोला है कि ममता को 24 का चुनाव भी लड़ाएंगे, यानी कि वो ये बात नहीं कह रही है कि ममता मोइत्रा के साथ हम खड़े हैं, वो बल्कि सीना ठोक के ये कह रही है कि अगला चुनाव भी लड़ाएंगे। तो नीलम मैम, महुआ मोइत्रा अडानी के खिलाफ लगातार बोलती रही हैं और उन पर तो यही आरोप है कि संसद में जो कैश फॉर क्वेरी है वो सवाल ही जो है ज़्यादातर वो अडानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में ममता का पहले खामोशी बरतना और उसके बाद सीधे सीधे जो 25,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो अडानी से छीन लिया जाना, और अंबानी के जिस तरह से तारीफें सुनने को मिल रही हैं ममता बनर्जी के प्रति, ये पूरी की पूरी जो खिचड़ी पक रही है, ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी दूरदर्शी राजनीति जो है साध रही थी और इसीलिए उनकी खामोशी बनी हुई थी। और जब उन्होंने देख लिया कि वो उस परिस्थिति में है और इसके बाद अब उनकी बेबाकी जो है खास तौर पर खुलकर सामने आ रही है। क्या मेरा आकलन जो ममता की पॉलिटिक्स को लेकर वो सही दिख रहा है या फिर इसमें आप कुछ और जोड़ना चाहती?
नेहा, आपने सही कहा कि अडानी जो है उसके अगेंस्ट कुछ बोलना बहुत ही कम लोगों के बस की बात है। जैसे मोहिना मोत्रा ने बड़ा खुलकर पार्लियामेंट में उनके अगेंस्ट बोला। राहुल गांधी को बोला तो उनकी सांसदी चली गई थी, और वही सांसदी की तलवार जो है अब मोहिना मित्रा पर भी लटक रही है। शुरुआत में जैसे आपने कहा कि ममता बनर्जी थोड़ा सा हिचकिचा रही थी, वो उनका साथ दे या ना दे, तो कई तरह की अटकलें भी आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए, राजनीति जो है ना धीरे धीरे रंग बदलती है। जब से मध्य प्रदेश के वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद से कुछ जो लोगों का एक नजरिया है इस सरकार की तरफ थोड़ा सा बदलता जा रहा है। अपोजिशन ज्यादा सख्त और वोकल होती जा रही है, और वही चीज हमें ममता बनर्जी में भी नजर आ रही है। वे खुलकर अब मोहिया मित्रा के साथ खड़ी हैं, और जैसा आपने कहा कि उनको इलेक्शन भी लड़वाएंगे। यही नहीं, आप देखें अडानी और प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन जैसे अभी आपने शुरू में मेंशन भी किया कि मैच के लिए उन्होंने उनके लिए सिनस पापी शब्द का इस्तेमाल किया कि इस वजह से हम लोग मैच हार गए जी। तो प्रधानमंत्री के अगेंस्ट कोई शब्द जो है कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन जब से मध्य प्रदेश के इलेक्शन की वोटिंग जो है वो कंप्लीट हुई है, उसके बाद से देखिए राहुल गांधी ने भी बड़ी कंफर्टेबली उन्हें जो पनौती शब्द का इस्तेमाल किया। बेशक इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत चली गई है, लेकिन अब जो डर था एक सरकार का, वो अंदर से निकल रहा है। जो भरोसा है इंडिया ग्रुप का, इंडिया अलायंस का अपने ऊपर, वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। लोग उनको अब जो उसमें विश्वास भी दिखा रहे हैं, और ये भी एक वजह हो सकती है कि ममता बनर्जी जो कि पहले अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो रेड डाली जा रही थी उनसे थोड़ा सा एक बैकफुट पे रहती थी, वे फ्रंट फुट पर आई हैं। अदरवाइज आप देखें, जो अडानी को जो इन्होंने पोर्ट दिया हुआ था, उसका लेटर ऑफ असेंट साइन हो चुका था, वो वापस कर दिया जी। उन्होंने कहा कि वो फिर से उसकी एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, राइट। तो ये एक आज के समय में अडानी को दिया हुआ कोई प्रोजेक्ट वापस ले लेना, ये बहुत बड़ा कदम है, एक बड़ी भी हिमाकत है जो ममता बनर्जी कर रही हैं। ये दिखाता है कि उनके अंदर जो लड़ने की एक क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। आई थिंक शी इज अ वेरी गुड मटेरियल फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप। तो कहीं ना कहीं जो चीज ममता बनर्जी जो भाप ले जा रही हैं, और अडानी को बेदखल कर दिया, और अंबानी ने जिस तरह से बिजनेस जो समिट है उसमें रोल प्ले किया है, सौरव गांगुली को भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। उत्कर्ष सर, मैं समझना चाहूंगी कि क्या जो ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स है, टीएमसी की जो पॉलिटिक्स है, उसको देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ पर जो है अभी पिछड़ती हुई दिख रही है और लीड लेती हुई ममता बनर्जी दिख रही है। विशेषकर बात की जाए अडानी के मामलों की, क्योंकि राजस्थान में भी मैंने जितना भी कैंपेनिंग देखी है कांग्रेस की, कहीं पर भी जो है अडानी का नाम उतना खुलकर सामने नहीं रखा गया है जितनी बेबाकी से ममता बनर्जी अडानी को झटका भी देती हैं और उनका नाम भी ले रही हैं, और प्रधानमंत्री को पापी तक की संज्ञा दे जा रही हैं। देखिए, कांग्रेस की राजनीतिक शैली और ममता बनर्जी की राजनीतिक शैली में बहुत फर्क है। ममता का जो ज्योग्राफिकल लिमिटेशन है और कांग्रेस का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, वो दोनों बहुत फर्क है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में अडानी को बड़े प्रोजेक्ट्स दिए गए कांग्रेस गवर्नमेंट में, यहाँ तक राजस्थान में भी दिए गए। तो ये पॉलिटिक्स तो बिल्कुल अलग है। रहा सवाल ये एग्रेशन का, अभी आप देखिए, मैं देख रहा था कि कल वो अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि सारी एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां एक पार्टी के उसमें निर्देश पे काम कर रही हैं, और मैं कहती हूँ कि अगर मेरे विधायकों को कम करने के चक्कर में तुमने 4 गिरफ्तार किए तो हमारी पुलिस से मैं 8 गिरफ्तार करा दूंगी, पुराने मामले खोल के। तो इस वक्त भारत की राजनीति में दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इतना स्ट्रांगली बोले। अब वो अच्छा लगे बुरा लगे उसकी आलोचना हो जी, लेकिन ये कहा जाए कि साहब वो मिसयूज कर रही है, लेकिन वो तो ये इस्टेब्लिश कर रही है कि मिसयूज तो पहले वहां हो रहा है, फिर हम करेंगे, तो मिसयूज हम भी करेंगे। तो टिट फॉर टैट वाला वो बिल्कुल एक्शन है। जहां तक कांग्रेस और ममता बनर्जी के भीतर लीड करने या नहीं करने का सवाल है, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है। निश्चित तौर पर वेस्ट बंगाल के भीतर कांग्रेस और टीएमसी दोनों के प्रेजेंट पोजीशन में बहुत फर्क है। कांग्रेस अगर इंडिया अलायंस में होगी, टीएमसी होगी और कांग्रेस भी होगी,
जो कि अभी है, तो ये समझ लीजिए कि वही फार्मूला चलेगा जो ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस के लिए पहले कहा था कि जिस इलाके में जो मजबूत है उसी को लीड करने दीजिए, जिसको बाद में अखिलेश यादव ने भी डिटो किया जी। तो मर्सी पे कांग्रेस विधानसभा, हालांकि अधीर रंजन चौधरी लगातार अटैक करते हैं, वहां के लोकल जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, यूनिट है, वो भी अटैक कर रही थी। यूपी में भी यही हो रहा था, अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में चल रही थी कुश्ती, लेकिन अभी वो ठहरा हुआ है, वो ठहरा हुआ है। और खासतौर पे महुआ के मामले में हम देखेंगे, और फिर मैं हमेशा कहता रहा हूँ पिछले कुछ 1-1.5 महीने से जितनी भी ऐसी बातचीत में चर्चाओं में शामिल हुआ, मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए ये सब होने दीजिए। इंडिया अलायंस का असली खेल दिसंबर के दूसरे हफ्ते से दिखाई देना शुरू होगा, और अब आप देखेंगे कि हर जगह जहां पर भी जो रीजनल पार्टियां हैं वो ज्यादा एग्रेसिव होंगी। वजह यह है कि अब ये टाइम होगा जब इंडिया अलायंस के भीतर अपनी इक्विटी तय करने का टाइम होगा, तो कोई ऐसा नहीं मौका छोड़ेगा कि वो लीनियंट रहे और कांग्रेस को प्रिविलेज मिले जी। कांग्रेस वहीं दबाव ये बनाया जाएगा कि कांग्रेस वहीं पर ज्यादा जगह देखे जहां पे वो है, जिन राज्यों में थर्ड फ्रंट नहीं है, या अगर है भी तो कांग्रेस ज्यादा मजबूत अपोजिशन है या कांग्रेस पावर में है। लेकिन ऐसे राज्य जैसे बंगाल है, जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे महाराष्ट्र है, वहां पर रीजनल फोर्सेस को आप देखेंगे कि वो ज्यादा एग्रेसिव हो रही हैं, और वो प्रेशर पॉलिटिक्स यही होगी कि पहले इंटरनल प्रेशर बनेंगे जहां पे इक्विटी तय करें। जी जी। नीलम मैम, आपने कहा कि एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए जो मापदंड होते हैं उस पर कहीं ना कहीं अगर ममता बनर्जी को हम रखकर देखते हैं तो एक आक्रामक और एक बहुत ही बेबाक महिला नेता के रूप में वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रबल स्थिति में दिखती हैं। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि भारत की जो वर्तमान की पॉलिटिक्स है, जैसे अलग अलग स्टेट में जो पैटर्न भी देखा जाता है मतदाताओं का, महिला वोटर्स वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और इसीलिए तमाम जो दल हैं, जो बीजेपी है, जो कांग्रेस है, वो महिलाओं पर जो है वो ज़्यादा फोकस कर रही है, महिलाओं को लेकर ज़्यादा घोषणा पत्र में गारंटियां दी जा रही हैं। और ऐसी राजनीति में क्या विपक्ष एक महिला उम्मीदवार को उतारने की पहल कर सकता है? इसकी कितनी संभावनाएं जो है आप देख पा रही हैं? देखिए, पिछले कुछ इलेक्शन से महिला वोटर्स जो हैं उनकी संख्या पुरुष वोटर्स से ज्यादा होती है, बड़ा बढ़ चढ़कर वो वोटिंग पार्टिसिपेट करती हैं। और यही नहीं, वो एक्चुअली जो है पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेशन उनका धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अगर हम पिछले 3 दशकों से देखें तो हमारे पास जो सुषमा स्वराज जी थी, जयललिता थी, और मायावती हैं, और ममता बनर्जी, ये 4 नेत्रियां, इनका हमने बहुत अच्छा राइज देखा है। सुषमा जी और जयललिता जी तो आज नहीं है, और मायावती काफी समय से थोड़ा सा बैकफुट पे चल रही हैं। तो ऐसे समय में ममता बनर्जी जैसी महिला एक सीएम होते हुए भी जब वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर पर और उनकी नीतियों पर अटैक भी करती है, तो नेचुरल जो महिला वोटर्स हैं, महिलाएं हैं, उनकी उनसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। स्पेशली आज के समय में जैसे रेसलर्स का मुद्दा, जैसे मैंने बताया, वो अकेली एक ऐसी नेत्री थी जिन्होंने की प्रोटेस्ट किया, एक बड़ी रैली निकाली थी। और यही नहीं, अगर 92 के आसपास जब ज्योति बसु सीपीआईएम की गवर्नमेंट थी, तब एक स्पेशल चाइल्ड का एक सीपीआई के कैडर ने रेप किया था, वो उसको अपने हाथों में उठाकर उस लेडी को राइटर्स क्लब तक चली गई थी, और वहां पर पुलिस ने उनको पीट पीट के बाहर निकाला था, जब उन्होंने ये चैलेंज किया था कि मैं जब वापस आऊंगी तो सीएम बनकर ही आऊंगी। तो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक महिला जब सभी उसे देखते हैं तो नेचुरली उसके लिए सम्मान भी बढ़ जाता है, और उसका सामने आना इस तरीके से वो नेचुरली महिलाओं को ज्यादा उसको प्रभावित करेगा। अब जैसे महुआ मोइत्रा का ही अगर हम दे दें, ये एक बैक है, ममता बनर्जी की सपोर्ट है उनके साथ, इसीलिए वो इतने बेहतरीन अंदाज में जो है वो अपने आप को, अपना पक्ष पार्लियामेंट में रखती हैं। तो जब एक महिला दूसरी महिलाओं को भी सपोर्ट करती है तो उनका आदर सम्मान बढ़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो ये तो चलो एक महिला ही है, लेकिन अगर हम उनका एक्सपीरियंस भी देखें, 84 में एक यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन थी उस समय की, सबसे कम समय में, और उसके बाद से लगातार जो है ये इसमें एमपीज में रही है, मिनिस्टर्स में, इवन स्पोर्ट्स मिनिस्टर रही है, रेलवे मिनिस्टर रही है, और एक बार तो कोल मिनिस्टर भी रही है। इतने डिफिकल्ट मिनिस्ट्रीज इन्होंने मैनेज की हैं, और अपने
किसी भी कंडीशन पर ये कभी झुकी नहीं है। इवन एक बार तो इन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर का रिजाइन भी कर दिया था क्योंकि ये स्पोर्ट्स पर्सन के वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहती थी। तो बड़ी बोल्ड और लड़ाकू किस्म की राजनेता है। लेकिन ये मेरा सवाल ये भी नीलम जी आपसे कि पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को अगर हम सेंटर लेवल पर देखने की कोशिश करें कि ममता की जो शैली है वो पश्चिम बंगाल को सूट करती है, वहाँ की जनता को सूट करती है, लेकिन अगर यही शैली हम लोकसभा चुनाव को लेकर अगर अपनाएं या फिर उनकी जब बात करते हैं तो ये कितना मुश्किल होगा, कितनी बड़ी चुनौती होगी ममता के लिए? देखिए, ममता बनर्जी बहुत अनुभवी नेता है। इस वक्त उन्हें सेंटर में काम करने का भी अनुभव है। उन्होंने यूपीए के साथ भी मिनिस्ट्री की हुई है और एनडीए के साथ भी। वो एक ऐसी नेता है और अलायंस में उनके काम करने का काफी अनुभव है। और 3 बार की सीएम, जो मोदी जी भी तो 3 बार ही सीएम बने थे, उसके बाद वो सेंटर में आ गए। तो एक लंबा अनुभव है। जब वो 15-16 साल की थी तब से पॉलिटिक्स में है, तो उन्हें केंद्र का भी अनुभव है और राज्य का भी अनुभव है। और इस प्रकार से अब वो पर केंद्र में आती हैं, उन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है। अगर इंडिया अलायंस मेजोरिटी में आता है और उनके प्रोजेक्शन के चांसेस बनते हैं तो नेचुरली वो अपने अनुभव के आधार पर जो है भारत को काफी आगे लेके जाएंगी। तो हमें उनसे अभी केंद्र में ज्यादा उम्मीदें हैं। राज्य में वो अपना काफी कुछ दे चुकी हैं, तो उनके पास समय है और उस अनुभव का फायदा वे जरूर उठाएंगे, उठाना भी चाहिए उन्हें। जी उत्कर्ष सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात करते हैं तो वहाँ जो है वो आक्रामकता जो है बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जो आपका मुकाबला है वो काडर बेस्ड पार्टी से है। और जब बात हम लोकसभा चुनाव की करते हैं तो यहाँ पर जो मुद्दे हैं या फिर जो राजनीति की शैली है वो थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। आपको इस मोर्चे पर ममता बनर्जी किस तरह से फिट बैठती नज़र आती हैं? देखिए, ममता बनर्जी ने बंगाल को बहुत अच्छा समझा, बंगाल को उन्होंने हैंडल किया। बंगाल में वो अजेय है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं। तमाम कोशिशों के बावजूद उनको कोई हिला नहीं पाया। लेकिन जब बात राष्ट्रीय राजनीति की आती है तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है और उसमें ममता बनर्जी की पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करने वाले दूसरे दलों की बहुत कमी है। ममता के प्रति एक संदेह सबको हमेशा रहता है। और हालांकि अखिलेश यादव जैसे कुछ नेता बहुत खुल के उनके साथ रहते हैं और वो समर्थन करने भी आती हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, बावजूद उसके वो स्पार्क नहीं बनता, वो अपील नहीं बनती है। दूसरा, अलायंस के भीतर जो दूसरे बड़े दल हैं उनसे सीनियर लीडर्स भी हैं, वो ममता को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट कर ले कि वो एक विमेन लीडर हैं, बंगाल में बहुत स्ट्रांग है। ये बहुत अभी समझ में नहीं आता है, क्योंकि ममता के साथ काम करने की उनकी शैली को लेकर के कंफर्टेबिलिटी नहीं है एज ए लीडर। सब लोग उनको एज ए पीएम मान लें, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी ममता के भीतर है नहीं। वो अलायंस में, नीलम जी ने कहा कि अलायंस में नहीं, बहुत सक्सेसफुल मिनिस्ट्री उन्होंने चलाई, लेकिन फिर वो तब उनको एक अपना डिपार्टमेंट चलाना था। लेकिन इस अलायंस, अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है और पीएम बनता है कोई, तो उसके ऊपर प्रेशर्स बहुत होंगे और प्रेशर्स लेने की आदत ममता को है नहीं। तो ये उनका एक ड्रॉबैक है, उनकी पर्सनालिटी का एक ड्रॉबैक है। हालांकि उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको लेके तो कोई शुभा नहीं है और जाहिर सी बात है कि वो क्लेम तो बनता है उनका। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि जो दूसरे लीडर्स हैं अलायंस के, उनका एक बड़ा समर्थन हासिल कर पाएंगी, एक बात। दूसरी बात, नंबर गेम में भी ममता बनर्जी बहुत नहीं बनती है, इसलिए कि वेस्ट बंगाल में सीटें जितनी हैं, अगर उनमें से वो 3/4 भी जीत जाती हैं तो भी वो दूसरे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों के या राजस्थान जैसे प्रदेशों में, मतलब तमिलनाडु जैसे प्रदेश के कंपैरिजन में उनका वो फिगर नहीं बनता है कि वो स्वाभाविक रूप से ये कहा जाए कि भाई ज्यादा है इसलिए हमारा क्लेम है। तो और तीसरी बात, चूंकि ममता बनर्जी एक ऐसी लीडर है नीतीश कुमार के अलावा जो बीजेपी के साथ जा चुकी है एक वक्त में, तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि फिलहाल कोई ऐसा चांस होता। हालांकि ये पॉलिटिक्स है, कब कहां क्या गेम हो जाए किसी को पता नहीं, कह नहीं सकते हम लोग। लेकिन फिर भी प्राइमा फेसी आज के हालात में ये लगता है कि ममता बनर्जी का एग्रेशन, उनका चैलेंजिंग बिहेवियर,
ये सब कुछ उनको अपने स्टेट में तो लीडर बना के रखेगा, लेकिन नेशनल लीडरशिप मतलब किसी दूसरे नेशनल अलायंस को लीड करने की पोजीशन में उनकी एक्सेप्टेंस होगी, इस पे अभी मुझे थोड़ा सा संदेह है। जी, लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल सौरभ गांगुली से जुड़ा हुआ आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि सौरभ गांगुली एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं जिन पर डोरे बीजेपी लंबे समय से डाल रही थी और खुद टीएमसी भी कोशिश कर रही थी कि उनको अपनी तरफ जो है खींच लिया जाए, उनका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अब वो प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए जा चुके हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये बीजेपी को एक बड़ा नुकसान ममता बनर्जी ने पहुंचाया है। तो सियासी रण में जो गोटियां सेट की जा रही हैं, सियासी बिसात बिछाई जा रही है, उसमें ममता बनर्जी कितनी दावेदार दिख रही हैं और कितना दम जो है उनका दिख रहा है। हमारे साथ जो प्रबुद्ध पैनल जुड़ा हुआ है, आइए चर्चा उनसे आगे बढ़ाते हैं। उत्कर्ष सर, ब्रेक पर जाने से पहले सौरभ गांगुली से जुड़ा जो मेरा सवाल था, मैं चाहती हूँ कि पहले आप उस पर अपना आकलन प्रस्तुत करें, उसके बाद मैं नीलम चौधरी जी से भी समझने की कोशिश करूँगी। उत्कर्ष सर। देखिए, वक्त बे वक्त लंबे समय से दादा को पॉलिटिक्स में लाने की बड़ी कोशिश हुई, बड़ा दबाव भी उनके ऊपर पड़े, बड़े प्रलोभन भी उनको दिए गए, खासतौर पे बीसीसीआई के भीतर या आईसीसी के भीतर, क्रिकेट काउंसिल के भीतर उनकी पोजीशनिंग को भी ये माना गया कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। हालांकि एज ए क्रिकेटर उनकी प्रतिभा और उनके सम्मान में कोई कमी नहीं है, लेकिन और सीधी बात है कि वो देश भर में, वेस्ट बंगाल तो अपनी जगह पे देश भर में बहुत लोकप्रिय नाम है। बीजेपी चाहती थी, क्योंकि बीजेपी के साथ में प्रॉब्लम क्या थी बंगाल के भीतर कि उनके पास कोई फेस नहीं था और आज तक कोई फेस नहीं। उन्होंने दूसरी जगहों से भेजा लोगों को, बंगाल के भीतर डेवलप करने की कोशिश की लीडरशिप, लेकिन वो हो नहीं पाई। और जब तक कोई लोकल फेस आपके साथ नहीं होता है जो पॉपुलर हो, जिसके पास अपनी इक्विटी, ब्रांड इक्विटी पहले से हो, तब तक आप बहुत कुछ कर नहीं सकते जी। इसलिए कभी ये चर्चा हुई कि सौरभ गांगुली को कलकत्ता का मेयर बनाया जाएगा, कभी ये कहा गया कि उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, कभी राज्यसभा में भेजने की बात हुई, लेकिन दादा हमेशा इन चीजों से अपने आप को दूर रखे। अभी भी जब वो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, टीएमसी सरकार ने बनाया है उनको, बावजूद उसके एक मुस्कुराहट के अलावा सौरभ गांगुली का कोई बयान नहीं आया है ऐसा जिससे कि यह अंदाजा लगाया जा सके कि वो टीएमसी की तरफ झुक रहे हैं या नहीं झुक रहे हैं। तो एक है, कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो एक बड़ा स्टार हो, बहुत पॉपुलर हो, उसके पॉलिटिकल एम्बिशन हो ही, लेकिन हाँ, उनके बहाने दूसरों को पॉलिटिक्स करने से तो नहीं रोक सकते। और बीजेपी भी एक वक्त पे ये करती रही और अब ममता बनर्जी भी ये करती रही है, लेकिन सौरभ गांगुली नेशनल पॉलिटिक्स में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तो मुझे लगता है मतलब, लेकिन कहीं ना कहीं जो देश भर में जो उनके फैंस हैं उनको तो ममता बनर्जी ने साधने की कोशिश कर ली इसी बहाने। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ ना कि सौरभ पॉलिटिक्स में ना आए डायरेक्टली, लेकिन सौरभ के चक्कर में दूसरे लोग पॉलिटिकल गेम तो जरूर खेलेंगे और वो खेल रहे हैं। कभी बीजेपी खेल रही है, अभी ममता खेल रही है जी। नीलम जी, बिल्कुल। नीलम जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आपको ये जो सौरभ गांगुली का ये जो ब्रांड एम्बेसडर का रोल है, इसे लेकर ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स पर क्या कहेंगे? और एक सवाल मेरा ये भी कि किसी भी देश की राजनीति में जो वहाँ के कारोबारी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये भी बिजनेस पर्सन्स के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत पहले ही ये भाप लेते हैं और हवा का रुख पकड़ लेते हैं कि क्या सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उनका सब कुछ जो है कार्य जो क्षेत्र है वो वैसा ही व्यवहार करने लगता है। तो पहला मैं सौरभ गांगुली के सवाल पर समझना चाहूँगी, उसके बाद मैं अंबानी जी की जो स्टेटमेंट है और वो क्यों है, वो अग्नि कन्या क्यों है, वो सोनार बांग्ला को किस तरह से चमका रही हैं, इसको भी थोड़ा सा विस्तार से आपसे समझने की कोशिश करूँगी। नीलम मैम जी। नेहा, स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो आपको डायरेक्टली लोगों के साथ जोड़ने में हेल्प करते हैं। अगर आपके साथ कोई पॉपुलर पर्सनालिटीज है, सीएम के साथ या किसी पॉलिटिशियन के साथ, तो नेचुरली आप उसके प्रशंसकों के साथ, उस खेल के साथ जुड़ जाते हैं। अभी जैसे उन्होंने क्रिकेट के बारे में कमेंट भी किया था कि हम वर्ल्ड कप क्यों हारे, अगर वो कोलकाता में होता तो जीत जाते। तो ये वाले जो कमेंट्स है वो अपने आप को अटैच करते हैं। जैसे पिछले इलेक्शन उन्होंने खेला हो भी,
जो एक फुटबॉल से उन्होंने किक मार के एक स्टंट किया था स्टेज पर, वो अपने आप को स्पोर्ट्स पर्सन के बहुत नजदीक मानती है। उनका खुद भी जीवन बड़ा संघर्ष से भरा रहा है। तो खिलाड़ियों के साथ उनके जो अटैचमेंट है, नेचुरली जो लोगों के प्रति उनका झुकाव है, उसको और ज्यादा बढ़ा देता है। और उसको समय रहते वो दिखाती भी है, जैसे रेसलर्स के साथ भी वे खड़ी रही थी। तो सौरभ गांधी के थ्रू वो जो है जनता के और ज्यादा नजदीक पहुंच जाती है। दूसरी चीज, किसी भी पॉलिटिशियन को अपना पार्टी को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए नेचुरली पैसे की भी जरूरत होती है। तो उसको कारोबारियों को भी अपने नजदीक रखना होता है। और यही नहीं, कारोबारी भी जानते हैं, बिजनेसमैन जानते हैं कि कौन सी पार्टी आने वाली है, और उसको वो भांप लेते हैं और उसकी साइड जो है वो पोजीशनिंग शुरू हो जाती है। यही हमने देखा है कि जो अंबानी है, उन्होंने जो ममता बनर्जी की जो तारीफें की हैं वो बेतहाशा थी, और बहुत अच्छे से उन्होंने उसकी जो पर्सनैलिटी को सबके सामने रखा है। जो कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि कोई भी जो बिजनेसमैन है मोदी के अलावा किसी की तारीफ ही नहीं करता था। तो उन्होंने खुलकर ममता बनर्जी की सबके सामने जो बिजनेस वो जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें सबके सामने उनकी तारीफ की, उनको अग्नि कन्या बोला और उनको कहा कि उनका जो कैरेक्टर है वो बड़ा स्ट्रांग है। और वो सबसे ज्यादा सब लोगों के सामने आता था। उनकी जो जीडीपी की ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ थी, बिजनेस सेंस थी, उस सबको उन्होंने सबके सामने रखा। तो जो कारोबारी है वो जानता है कि कौन सा नेता आने वाले समय में ज्यादा अच्छी पोजीशन पर जाएगा, और वो उसके हिसाब से अपनी पोजीशनिंग जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो ममता बनर्जी भी एक आगे भविष्य को देखकर राजनीति कर रही है, और जो अंबानी है वो भी आने वाले समय को देखकर अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं वो साथ साथ चलती हैं। और अभी जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद आप देखिएगा इंडिया ब्लॉक के अंदर भी रीअलाइनमेंट होगी, और हो सकता है जो कांग्रेस से निकली हुई पार्टीज हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, वो दोबारा जो कांग्रेस के मजबूत होने के साथ हो सकता है कि उनकी मर्जेंस की भी बात सामने आ जाए। तो पॉलिटिक्स से बहुत कुछ होने वाला है। आई थिंक ममता बनर्जी इसको काफी अच्छे से भांप भी रही है। जी, यही सवाल मेरा उत्कर्ष सर आपसे भी, कि जिस तरह से भारत के पूंजीपतियों का बर्ताव रहा है, क्या आप भी इसमें एक शिफ्ट होता हुआ देख रहे हैं? और ये जो शिफ्ट है वो ममता बनर्जी जैसे लीडर्स की तरफ जो है एक बहुत बड़ा शिफ्ट, बल्कि एक बड़ी डेवलपमेंट कह सकते हैं इसको। देखिए, ये इस सवाल का जवाब देने के पहले पुरानी बात को मैं थोड़ा सा और दोहरा दूं कि ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स, आप एक चीज और देखिए, वेस्ट बंगाल बंगाली कल्चर एक ऐसा कल्चर है जहां पर आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और स्पोर्ट्स सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। संगीत, साहित्य जी। हाँ, तृणमूल के कंपोजिशन को आप देखिए, उन्होंने कलकत्ता बंगाली सिनेमा के कितने लोगों को लिया, उन्होंने कितने राइटर्स को लिया, उनको लोकसभा या विधानसभाओं तक पहुंचाया, मंत्री बनाया, खिलाड़ियों को, लक्ष्मी रतन शुक्ला जैसे क्रिकेटर को उन्होंने मिनिस्टर बना के रखा। तो वो उस समाज को समझती, और इसीलिए मुझे याद आ गया कि एक काफी पहले पिछले लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे 2019 में, तो एक आर्टिकल मैंने लिखा था कि बांग्ला राष्ट्रवाद से कैसे निपटेगा भारतीय आरएसएस का राष्ट्रवाद। तो वो उस लाइन को भी बहुत स्ट्रांगली समझती हैं, इसलिए सोनार बांग्ला, अमार बांग्ला या इस तरह के जो स्लोगन्स होते हैं वो उसको एड्रेस करती है। अब रह गया सवाल इंडस्ट्रियलिस्ट का। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा उसकी ज्योग्राफी आप देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऐसी कंपनी के लिए जिसका ट्रेड ज्यादा दूर तक फैला है। अगर आपको इंडियन ओशन को, बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करना है तो आपको कलकत्ता और बाकी पोर्ट्स की बहुत जरूरत है जी। तो इसमें कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, लगभग कलकत्ता एक पुराना सेंटर रहा है उद्योगों का, और बड़े उद्योगपति हमेशा से उस बाजार को देखते रहे हैं, उस जरिए को देखते रहे, तो सीधे कोई कन्फ्रंट करता नहीं है ऐसे स्टेज। हाँ, सीधे पक्ष में आना भी बात नहीं है। मुझे लगता है कि मुकेश अंबानी का ये जो स्टेटमेंट है, इसको एकदम से ये नहीं मान लेने की जरूरत है कि मुकेश अंबानी बीजेपी से नाराज ही है, लेकिन हाँ, ये खबरें भी हैं कि अब शायद उतने खुश नहीं है जितने 2014 में थे। तो बहुत सारी चीजें हैं पर्दे के पीछे चलती रहती है, लेकिन हाँ, एक बात ये कि पॉलिटिकल पार्टियां उद्योगपतियों के साथ निश्चित रिश्ता रखती हैं, और ये आज से नहीं है, ये ऐतिहासिक रिश्ता है, क्योंकि उनको
संसाधनों की जरूरत पड़ती है। जो जो चंदे हों या जो संसाधन हो वो मुहैया तो कराएगा उद्योगपति। गांधी जी के संघर्ष में घनश्याम दास बिरला का बिल्कुल कोई कम तो नहीं था, लेकिन हमेशा ये होता था कि उद्योगपति पीछे रहते थे, खुद को पीछे रखते थे, या पार्टियां भी उनको पीछे ही रखती थी। उनको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिविलेज नहीं दिया जाता था। लेकिन ये पिछले 10 साल की जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, हमने देखा कि जितने डेलीगेशन गए, जितने भी शुरुआत में इंटरनेशनल टूर हुए, उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था, उसका डेलीगेशन बहुत क्लियर था, और उसके आउटकम्स भी जो हुए वो भी किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, उसके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गए। और स्वयं तो ये आरोप लगे कि प्रधानमंत्री पद की हो गया ना, ये भारतीय राजनीति के लिए थोड़ा सा खराब भी है जी। और कहीं ना कहीं आरोप जो है सीधे प्रधानमंत्री पद की तरफ लगाए गए कि स्वयं वो उनके लिए पिचिंग करते हुए या फिर उनके लिए जो है बातचीत करते हुए नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी उत्कर्ष सर आपका भी और नीलम मैम आपका भी कि आप आए, समय निकाला स्ट्रेट टॉक के लिए। और दर्शकों से अपील कि आप info@justbroadcasting.com पर अपना फीडबैक यूँ ही हम तक पहुँचाते रहिए, और neha@justbroadcasting.com पर भी आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। आपसे फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।